दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों राशिद शाह साहब की खुद नविश्त मेरे पास है, ला यमूत। हाल ही में मैंने इसको पढ़ा। बुक कॉर्नर जैनम ने इसे शाया किया है और आज कुतुब मेले का आखिरी रोज़ है कराची एक्सपो सेंटर के अंदर। 995 रुपये वैसे इसकी कीमत है, 415 पीस के करीब सफ़ात हैं इसके अंदर। लेकिन अगर आप चाहें तो आज एक्सपो सेंटर कराची से इसको 50% रियायत पे हासिल कर सकते हैं। वहाँ बुक कॉर्नर जैनम ने इसको 50% रियायत पे लगाया हुआ। दोस्तों राशिद शाह साहब हिंदुस्तान के एक मुस्लिम स्कॉलर हैं और इनकी आवाज़ बड़ी तवाना है और तेज़ी के साथ आलम इस्लाम के अंदर जो उलमा है इनकी आवाज़ को महसूस भी कर रहे हैं और अहमियत भी दे रहे हैं। आप इनके ख्यालात से इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन आप इनकी आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन सर-ए-दस्त ये जो किताब है ला यमूत, ये इनकी खुद नविश्त है। खुद नविश्त में ऐसा नहीं है कि इन्होंने मजहबी खुद नविश्त बयान की हो, मजहबी ख्यालात के अर्तका वगैरह बयान किया। इन्होंने सियासी और समाजी और माशी हवाले से जो हिंदुस्तानी मुसलमानों की हालत ज़ार है उसको मौजूद बहस बनाया है और एक रवानी के अंदाज में वो लेकर चलें। 1947 के बाद से लेकर आज तक मुसलमानों पर क्या गुजर रही है या क्या रियासत उनके साथ किस तरह का सलूक कर रही है, इस किताब के अंदर ये बयान किया गया है। मसलन इन्होंने शुरू में ये बताया कि मौलाना आज़ाद और 47 के बाद और मुस्लिम जो क़यादत वहाँ रह गई थी वो किस शिकस्त खुर्दगी का शिकार थी, उनके क्या ख्यालात थे, उनके ख्यालात में क्या तब्दीली आई और किस तरीके से वो इस्तेमाल हुए कांग्रेस के हाथों। इन्होंने बहुत तफसील के साथ इसको बयान किया। मुसलमान सदर अगर बने भी डॉक्टर ज़ाकिर तो वो कितने बेख्तियार थे और कितना उनके पास इख्तियार था, इसको उन्होंने तफसील के साथ इसमें बयान किया। इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त मुवासलत उन्होंने हिटलर की फ़ौज की दी है। आज भी ये कहा जाता है कि मोदी जो है वो हिटलर की तरह है, लेकिन इन्होंने उस वक्त हिटलर की फ़ौज की मिसाल दी है कि यहूदी जो थे, जो हिटलर जिन पर जुल्म कर रहा था, तो हिटलर ने अपनी फ़ौज के अंदर ऐसे यहूदी ही भर्ती कर रखे थे जो अपने ही भाई बंधों पर जुल्म करते थे। तो ऐसे बहुत सारे इन्होंने वहाँ जो हिंदुस्तान के मुसलमानों की तंजीमें बनी हुई हैं जो मुसलमानों को किस तरह इस्तेमाल करती हैं रियासत के हाथों और अपने मफादात को किस तरह हासिल करती हैं, इन्होंने उसे तशबीह दी है। शाहरुख खान और अमृता प्रीतम के जो हवाले से, उनकी माओं के हवाले से और उनकी कांग्रेस से ताल्लुकात के हवाले से, सियासी ताल्लुकात के हवाले से इन्होंने बहुत तफसील से इसके अंदर गुफ्तगू की है। फिर एक बड़ी खूबसूरत एक इस्तिलाह इन्होंने इस्तेमाल की, कापू। अपने ही लोगों पर जुल्म करने वाले जर्मनों का साथ देने वाले यहूदियों को कापू कहा जाता था। तो इन्होंने असल में, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि वहाँ जो मुस्लिम तंजीमें बनी हुई हैं वो मुसलमानों का कितना ध्यान ख्याल रखती हैं, इन्होंने उसको तशबीह देकर बयान किया। फिर एक और बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने नज़रियाती हवाले से बयान किया कि मुसलमान जो JNU के अंदर भी ये पढ़े, अलीगढ़ के अंदर भी ये पढ़े, वहाँ भी इन्होंने तालीम हासिल किया राशिद शाह साहब ने। तो इन्होंने बताया कि वहाँ जो अच्छे खासे सेकुलर माइंडेड लोग थे, कम्युनिस्ट माइंडेड लोग थे, सोशलिस्ट माइंडेड लोग थे जो मुस्लिम थे, उन्हें जो है यानी अपनी मुस्लिम शनाख्त छुपाने के लिए बाज़ औक़ात अपनी सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट शनाख्त पर इसरार करना पड़ता है। लेकिन अगर वो मुस्लिम या सोशलिस्ट शनाख्त भी रखते हैं और अगर वो किसी मुस्लिम मसले के लिए आवाज़ उठाते हैं तो उनको सोशलिस्ट नहीं समझा जाता, उनको कम्युनिस्ट नज़रिए का नहीं समझा जाता, उनको मुसलमान की हैसियत से ही ट्रीट किया जाता है। जबकि हिंदुओं में ऐसा नहीं है। अगर कोई हिंदू है तालिब इल्म है और अगर वो सोशलिस्ट है या कम्युनिस्ट है और वो अगर हिंदू किसी कॉज के लिए, किसी जायज़ बात के लिए अगर वो आवाज़ उठा रहा है तो उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ऐसी नहीं होती। तो इसके अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छी इसके अंदर मिसालें दी। अख्तर अंसारी इनके एक दोस्त है, उनकी इन्होंने बड़ी अच्छी इसके अंदर मिसाल दी है। फिर मुसलमान कॉमरेड हिंदू कॉमरेड का फ़र्क आ जाता है। यानी हिंदू अगर कॉमरेड है तो अगर वो हिंदू कॉज के लिए आवाज़ उठा रहा है तो ठीक है, कॉमरेड है। लेकिन अगर मुसलमान है और मुस्लिम कॉज के लिए अगर वो सही बात के लिए आवाज़ उठा रहा है तो वो गलत है। प्रोफेसर इरफान हबीब एक बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान का, बहुत बड़े तारीखदान के नाम तक हम जानते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर मुबारक अली भी उनके बड़े एडमायर हैं, बहुत तारीफ़ करते हैं। इन्होंने अलीगढ़ के अंदर इरफान हबीब साहब और उनकी जो पूरा एक समझ लें कि ग्रोह है उसकी गुंडागर्दी इन्होंने बयान की है कि किस तरीके से उन्होंने फ़कत एक ही नज़रिए को वहाँ पर काबिज़ रखा है और दूसरे नज़रिए को वो पनपने नहीं देते। बहुत तफसील के साथ पढ़ने वाली चीज़ है, मेरे लिए भी बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी। एक और बड़ी हैरत अंगेज़ बात इन्होंने लिखी है, लखनऊ में शिया सुन्नी इख्तलाफात। लखनऊ आपको मालूम है कि वहाँ इमाम बारगाहें हैं, जुलूस निकलते हैं और कदीम ज़माने से वहाँ फसाद होता है। तो शिया सुन्नी जो इख्तलाफात हैं वहाँ जन सिंह जो है उसने किस तरीके से अपने पंजे जमाए और किस तरीके से वहाँ के अहले तशय्युह हज़रात ने जन सिंह का साथ दिया सुन्नियों की मुखालफत में, अपने ही मुसलमान भाइयों की मुखालफत में। इसका बड़ा अच्छा इन्होंने ये ज़बरदस्त लिया। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो थे वो बेहतरीन उन्होंने जो है वो तरीके से बयान किया कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो था राजीव गांधी के दौर के अंदर उन्होंने किस तरीके से मुसलमान के मफादात को नुकसान पहुँचाया। एक और बड़ी मज़े का इसके अंदर जो उन्वान है वो राशिद शाह साहब के ज़माने में पाकिस्तान भी आए हैं
ضیاء الحق کے زمانے میں انہوں نے کراچی کا سفر بھی کیا اور لاہور کا سفر بھی کیا اور پشاور کا سفر بھی کیا، اور یہ وہ زمانے کا سفر ہے جس زمانے میں افغان جہاد چل رہا تھا۔ تو انہوں نے افغان جہاد پر بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے۔ منصورہ کے اندر یہ جماعت اسلامی کے مرکز کے اندر رکے بھی، اور وہاں کئی لوگوں سے جو باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے یہاں پر جہاد کے لیے، ان سے ان کی ملاقاتیں نہیں، انہوں نے کیا محسوس کیا، کس طریقے سے انہوں نے گفتگو کی اس کے ساتھ، اور کیا ان کا تجزیہ تھا، بڑا کمال شاندار قسم کی بات ہے۔ مجاہدین کے کیمپ میں اور وہاں کس طریقے سے پڑھائی جا رہی تھی تیز تفنگ، یعنی تیز سے توپ یا تیز سے بندوق تفنگ۔ پھر اس کے علاوہ اگر لفظ اقلیت، اگر ہندوستانی مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں مسلمان اقلیت میں نہیں، مسلمان ایک قوم ہے، بہرحال وہاں تو اقلیت کی کیا نفسیات ہوتی ہے اور کس طریقے سے ان کو دھکیلا جاتا ہے ایک تنہائی کی طرف، دیوار کی طرف، انہوں نے بہت اچھی طریقے سے اس کے اندر بیان کیا۔ 1948 میں اقلیتوں کا تحفظ دیا گیا، پھر 1952 کے مسودہ آئین میں تبدیلی کی گئی۔ یہ انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ ہندوستانی آئین جو ہے وہ اقلیت کی تشریح کس طرح کرتا ہے اور اقلیت کی تشریح کے اندر مسلمانوں کو کس طریقے سے ڈسکرمنیٹ کرتا ہے۔ اور پھر گاندھی جی اور امبیڈکر کا کردار تھا، امبیڈکر نے اپنے اچھوت ہندوؤں کو بچانے کے لیے کیا کیا شیڈول کاسٹ، اور پھر گاندھی جی نے کس طریقے سے ان ہندوؤں کا تعاون حاصل کرنے کے لیے مرن ورت رکھ کر اور ان کو ہریجن قرار دے کر کے بات کی، لیکن اس کا مقصد کیا تھا انہوں نے وہ بہت اچھی طریقے سے بیان کیا۔ مسلمانوں کی جو بنائی ہوئی عمارتیں وہاں ہیں، ان عمارتوں سے متعلق ہندوستانی حکومت کا کیا خیال ہے، انہوں نے بہت اچھی طریقے سے اس کو بیان کیا ہے۔ مارٹن لوتھر کنگ اور ہٹلر مماثلت انہوں نے بڑی خوبصورت یہ تاریخ سے بیان کی ہے۔ مارکس کے مذہب کو افیون کہنے کا مطلب انہوں نے وہ پوری عبارت دی ہے کہ مارکس نے مذہب کو افیون کیوں کہا تھا اور اس کی وجہ کیا ہے۔ اور پھر کراچی میں ایک مہاجر سے ان کی ملاقات، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، الطاف حسین کے زمانے کے، جو مہاجر کو ایم کے زمانے کے ایک ملاقات۔ تو یہ بہت اچھی خود نوشت ہے ان کی، اس میں زیادہ تر سیاسی، سماجی، معاشی، نفسیاتی جو مسلمان وہاں پر رہ رہے ہیں اس کے حوالے سے ان پر گفتگو ہے۔ اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے میں اس لیے آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی ہمارا بہت سارے مسائل جو ہیں شاید وہ اسی طرح کے ہیں جس طرح کے ہندوستان کے مسلمانوں کے مسائل ہیں۔ آج بھی ہم ان مسائل سے جوجھ رہے ہیں، کچھ نئی ہوں گے، کچھ پرانے ہوں گے، لیکن اکثر چیزیں جو ہے وہ ایک جیسی ہیں۔ لا یموت خود نوشت بک کارنر جہلم نے اسے شائع کیا ہے، 995 روپے اس کی قیمت ہے۔ آج بک کارنر آج جو ہے وہ کتب میلے کا آخری روز ہے ایکسپو سینٹر میں، اگر آپ وہاں سے اس کو منگاتے ہیں تو 50% رعایت پہ آپ اس کو وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ضرور پڑھیے، بہت اچھی کتاب ہے۔